आज हम एक बहुत ही लंबी, करीब 4.5 अरब साल पुरानी कहानी सुनने वाले हैं। हमारे अपने घर की कहानी। आखिर कैसे एक धूल के बादल से हमारी ये खूबसूरत नीली दुनिया हमारी पृथ्वी बनी। चलिए इस जबरदस्त सफर पर चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। कभी बर्फ का गोला बनाकर उसे जमीन पे घुमाया है? जैसे जैसे वो घूमता है और बर्फ चिपकती जाती है और वो बड़ा और बड़ा होता जाता है। बस बिल्कुल यही आइडिया हमारे ग्रह के बनने के पीछे भी काम करता है। मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़कर कुछ बहुत ही विशाल बना देना। और इस पूरे खेल के पीछे एक ही जबरदस्त ताकत थी। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, अरबों साल पीछे, जब हमारा सौर मंडल बस बन ही रहा था। तब यहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक बहुत बड़े घूमते हुए धूल और गैस के बादल के। सोचिए, एक तरह की कॉस्मिक नर्सरी जहाँ एक नई दुनिया जन्म लेने वाली थी। साइंटिस्ट इस कमाल की प्रोसेस को एक नाम देते हैं, अक्रीशन। आसान भाषा में इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों का आपस में जुड़कर बड़ा होते जाना। और इतने बड़े कॉस्मिक लेवल पर इन सब चीजों को एक साथ चिपकाने वाला गोंद क्या था? वो थी ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। तो जैसा मैंने कहा, शुरुआत हुई एक विशाल घूमते हुए बादल से। इसे कहते हैं सोलार नेबुला। अब जब कोई चीज घूमती है तो वो फैलती है और चपटी हो जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही ये बादल भी घूमते घूमते एक डिस्क जैसा बन गया। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े कॉस्मिक रिकॉर्ड प्लेयर की। और इसी घूमती हुई डिस्क के अंदर हमारे ग्रहों के बनने का सामान तैयार हो रहा था। अच्छा, तो अब डिस्क तो बन गई और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई शांति से होने वाला काम नहीं था। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल से भरा, एक के बाद एक होने वाली घटनाओं का सिलसिला था। बिल्कुल उस स्नोबॉल इफेक्ट की तरह, जहां हर एक टक्कर हमारे होने वाले ग्रह को और बड़ा बनाती जा रही थी। तो ये हुआ कैसे? देखिए, सब कुछ बहुत छोटे लेवल पर शुरू हुआ। सबसे पहले धूल और बर्फ के एकदम छोटे छोटे कण, सेंटीमीटर साइज के, वो आपस में चिपकने लगे। फिर ये गुच्छे एक दूसरे से टकरा टकरा कर बड़े होते गए। और जब ये करीब 10 से 100 किलोमीटर जितने बड़े हो गए, तब इनकी अपनी ग्रेविटी काम करने लगी। अब ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगे। और जरा सोचिए, इन लगातार हो रही टक्करों से इतनी इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हुई कि हमारा ये नया नवेला ग्रह पिघले हुए लावा का एक धधकता हुआ गोला बन गया। ग्रहों के इन शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स, मतलब छोटे छोटे ग्रह। और अगर इसका कोई सबूत देखना हो तो वो आज भी मौजूद है, हमारे सौर मंडल का एस्टेरॉयड बेल्ट। ये असल में उन्हीं प्लैनेटेसिमल्स का ढेर है जो कभी एक पूरा ग्रह बन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पड़ोस में बैठे महाशक्तिशाली जुपिटर की ग्रेविटी ने उन्हें कभी एक होने ही नहीं दिया। लेकिन पृथ्वी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। पृथ्वी के बनने की कहानी में अब एक बहुत ही बड़ा और शायद सबसे नाटकीय मोड़ आने वाला था। एक ऐसी टक्कर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें रात के आसमान में एक खूबसूरत साथी दिया। तो सवाल ये है कि हमारा चांद कहाँ से आया? वो हमेशा से तो यहाँ नहीं था, और वो कोई शांति से हमारी ऑर्बिट में नहीं आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जन्म एक बहुत ही हिंसक घटना का नतीजा था। कल्पना कीजिए, मंगल ग्रह जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट, हाँ, पूरा का पूरा मार्स जितना बड़ा, जो कि हमारी पृथ्वी के वजन का लगभग 10 से 12% था। अब सोचिए कि इतनी बड़ी चीज सीधे हमारी नई नवेली पृथ्वी से आकर टकरा जाए तो क्या होगा? इस थ्योरी को कहते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। कहानी कुछ यूं है कि थिया नाम का एक प्रोटो प्लैनेट, यानी एक आधा अधूरा बना ग्रह जो करीब करीब मंगल ग्रह जितना बड़ा था, वो हमारी युवा पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी की ऊपरी परत, यानी उसका मैंटल और क्रस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया। फिर समय के साथ ग्रेविटी ने इस सारे मलबे को एक साथ खींचा और इकट्ठा किया, और उसी से बना हमारा चांद। इस टक्कर ने पृथ्वी की पूरी सतह को पिघलाकर लावा का एक महासागर बना दिया था। और यही वजह है कि चांद हल्की चीजों से बना है, क्योंकि वो पृथ्वी की ऊपरी परत से बना था, ना कि उसके भारी लोहे वाले कोर से। तो ठीक है, अब हमारे पास एक धधकता हुआ लावा का गोला यानी पृथ्वी है, और उसकी परिक्रमा करता हुआ एक चांद भी है। लेकिन एक चीज अभी भी गायब थी, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है, पानी।
सवाल ये है कि हमारे ये विशाल महासागर आखिर आए कहाँ से? इस सवाल को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में दो मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि पृथ्वी अपना पानी लेकर ही पैदा हुई थी। मतलब पानी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो चट्टानों में कैद थे और बाद में ज्वालामुखियों के जरिए सतह पर आ गए। और दूसरी थ्योरी है कॉस्मिक डिलीवरी की। ये कहती है कि पानी बाद में स्पेस से आया, बर्फीले धूमकेतुओं और एस्टेरॉइड्स की लगातार बारिश के जरिए, जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर गिरे थे। और सच कहूं तो ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि सच्चाई शायद इन दोनों का एक मिक्सचर है। और कमाल की बात यह है कि हाल के स्पेस मिशन इस कॉस्मिक डिलीवरी वाली थ्योरी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने ryugu और बेन्नु जैसे एस्ट्रॉइड से लाए गए सैंपल्स को एनालाइज किया तो पता चला कि उनमें जो पानी है उसका केमिकल सिग्नेचर हमारी पृथ्वी के महासागरों के पानी से हूबहू मिलता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह को स्पेस से एक बहुत ज़रूरी डिलीवरी मिली थी। चलिए एक बार देखते हैं कि अब तक हमारे पास क्या क्या है। एक चट्टानी ग्रह है, एक चांद वो भी है, और अब पानी भी आ चुका है। अब बस आखिरी कदम बाकी था, इस उबलते लावा वाले गोले को उस शांत और सुंदर दुनिया में बदलना जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। और ये देखिए नतीजा, 4.5 अरब साल की उथल-पुथल, टक्करों, धमाकों और कॉस्मिक डिलीवरी के बाद आखिरकार ये है फाइनल प्रोडक्ट, हमारा स्थिर, पानी से ढका और जीवन से भरपूर प्यारा घर। जाहिर है ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया, इसमें अरबों साल लगे। सबसे पहले विशाल टक्कर से चांद बना, फिर धीरे धीरे लगभग 100 मिलियन साल बाद पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और पहला तरल पानी जमा हुआ। फिर करीब 4 अरब साल पहले महाद्वीपों की पहली चट्टानें बनने लगीं, और जब एस्ट्रॉइड्स की वो भारी बमबारी आखिरकार थमी तो सतह स्थिर हुई और इन्हीं नए बने महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी जली। तो ये थी हमारे ग्रह की कहानी, कॉस्मिक धूल के एक कण से लेकर एक जीती जागती दुनिया बनने तक का सफर। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि अगर ये सब कुछ यहाँ हमारे साथ हो सकता है तो इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में हमारे जैसी और कितनी दुनियाएं होंगी जो शायद ऐसी ही किसी कहानी से गुजर रही हों।